सिल्वर वेंडिंग कहानी में हम लोग यशोधर बाबू के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अपने जीजा जनार्दन जोशी के यहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन वो फिर बच्चों की प्रतिक्रिया इसके प्रति क्या होगी ये सोच के परेशान हो जाते हैं। आगे वो बोलते हैं, यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा ऐसा देखा ठहरा, मतलब हमारी तो बनावट ही ऐसी है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? इसके लिए कि अपने संबंधियों, सगे संबंधियों के मुसीबत में या अच्छे दिनों में उनके साथ मिलना, उनका सहयोग करना। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही, मैट्रिक बताए थे हाई स्कूल, 10वीं परीक्षा पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गिरस्ती, गिरस्ती मतलब होगा गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, हर इतवार भड्डू चढ़ाकर अपने लिए शिकार पकाते थे, मतलब आग जलाकर उस पर बर्तन रख के गज़ल गाते थे। गज़ल, काजल हुई और सहगल के गाने। बोल रही हैं उनकी पत्नी कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तुम गांव परिवार में रहे कब हो कि गांव परिवार की बातें करते हो? बचपन में माँ बाप मर गए, उसके बाद तुमको विधवा बुआ ने परवरिश की तुम्हारी, जिनके साथ कोई परिवार नहीं था। और शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा था, तुम ऐसे नहीं थे। तुम शहर में आए और किशनदार, जिनका कोई परिवार नहीं था, जिनको पता ही नहीं था कि परिवार के साथ कैसे रहते हैं और बाकी लोगों के साथ कौन सा रिश्ता निभाया जा सकता है, तुम उनकी कही हुई बातों को अपनी देखी बातें बना लेते हो। इसलिए उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती है। आगे यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, या रसोई से बाहर भात दाल खा लेना, या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं, कैसे भी असहज ही लगते हैं। एनीवे, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। यशोधर जी अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद बोल रहे हैं कि तुम में तो अब बुजुर्गियत आना चाहिए, बड़े लोगों जैसे रहना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ आके शहरी लोगों जैसी रह रही हो, इन्हीं लोगों का तरीका अपना रही हो, तो वो मुझे सहज नहीं लगते हैं। और मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, इसलिए मैं जैसे रहता हूँ मुझे भी तुम मत रोका करो। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन ध्यान में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स, शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, उचित ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें, मतलब वानप्रस्थ के लिए ये चीज़ें निर्धारित है, मतलब ध्यान लगाना, पूजा करना। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे, मतलब भीड़ से दूर, वह पुश्तैनी गांव जा कर के वानप्रस्थ जीवन अपनाना चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजों में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह की वह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में
रहे। यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर, मानस पुत्र बोलते हैं जिनको मन से हम अपना पुत्र मान लेते हैं, क्वार्टर में झांकना। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, स्वस्थ, क्या स्वस्थ, धनी और समझदार बन रहा है ना भाऊ, भाऊ बोलते थे वो किशनदा को। ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। मतलब सूर्य की किरणों के साथ जल्दी उठ जाने, सूर्य की किरणों से पहले उठ जाने से मनुष्य जो होता है वो समझदार और स्वस्थ होता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पी कर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊँ धारण किए हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नी के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। कुमायूं में रहने वाले लोग जनेऊ पुन्नी के दिन, उनका कोई पवित्र दिन है जिसपे वो लोग अपना उपनयन जो जनेऊ होता है उसको बदलते हैं। रामलीला की तालीम शिक्षा के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है।